प्राकृतिक संसाधन का अंतिम भाग में आ गए हैं। इसमें हम लोग जल, भोजन और ऊर्जा के बारे में जानेंगे। जल, पृथ्वी का जो समूचा जल है उसका समूचा जो भाग है उसमें लगभग 70% भाग जल है और बाकी 30% भाग स्थल है। ये सबको पता है। जो जल है उसका केवल 3% ही ताज़ा और मीठा पानी है, जिसको हम लोग पीने या अन्य काम में लगाते हैं। वो केवल 3% ही है और उस 3% में से 2% जो पानी है वो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है। अब बाकी बच गया 1%। 3% जो उपयोग वाला पानी है उसमें 2% ध्रुव पर है और 1% नदियों, झीलों, तालाबों, कुआं इत्यादि में है। तो ये हमारा हिसाब, पानी का हिसाब किताब है। 70% जो पानी है पृथ्वी का, केवल 3% ही ताज़ा और मीठा पानी है। बाकी 67% नमकीन और खारा पानी है जो हमारे किसी काम में नहीं आता है। 3% में 2% ध्रुव पर है, 1% नदियों, झीलों, तालाबों इत्यादि में है। अब जो पानी का उपयोग है, हमारे देश में 90% पानी हम खेती में उपयोग करते हैं। जो पानी हम लोग उपयोग करते हैं मीठा पानी, उसका 90% एग्रीकल्चर में, खेती में है। 7% उद्योग धंधों में है, 97 हो गया। अब बाकी 3% जो है हम लोग घरों में उसका उपयोग करते हैं, विभिन्न कार्यों में, नहाने धोने, खाना बनाने इत्यादि में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। 3%। तो 90% खेती में हुआ, 7% उद्योग में हुआ और 3% घरों में। ये हिसाब है। एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 20 से 40 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए। कम से कम 20 और मैक्सिमम 40, लेकिन बहुत लोग इससे भी अधिक पानी का यूज़ करते हैं। तो अब हमें जानना है कि हम पानी का उपयोग, जल का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं। पीने के लिए तो हम लोग करते ही हैं, क्योंकि हमारा शरीर का ही लगभग 65 से 70% पानी, जो शरीर है पानी से ही बना हुआ है। नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई, घर की सफाई के लिए, गाड़ी धोने के लिए इत्यादि अनेक काम हैं जिसका हम लोग उपयोग अपने घरेलू कामों में करते हैं। कृषि कार्य, सिंचाई, ऊपर बताया गया था कि 90% खेती में होता है, तो सिंचाई में इसका उपयोग किया जाता है कृषि कार्य में। उद्योग बताए थे, उद्योग में 7% लगभग है। तो जो जूट उद्योग है, कपास उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, इन सबों में जल का उपयोग ज़रा अधिक होता है, इसके लिए चाहिए। और जो जंतु है, घरेलू है या जंगली है, हम सबको, उन सब जंगलों, उन पशु पक्षियों को भी पीने के लिए पानी चाहिए। ये इनका उपयोग है। अब पानी को हम कैसे संग्रह करेंगे, कैसे संचय करेंगे, इसके बारे में कुछ कुछ व्यवस्था है। हमारे भारत में बहुत से ऐसे स्थान, ऐसे जगह हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ जल की बहुत कमी है। राजस्थान राज्य हमारा है, वहाँ जल बहुत कम है, मुश्किल से वहाँ पानी मिलता है। तो उसके लिए भी हमको वहाँ संग्रह करना पड़ता है। छोटे छोटे बांध बनाकर हम जल को जमा कर सकते हैं। ऐसे तो बांध बनाने में बहुत अधिक खर्च होता है, लेकिन छोटे छोटे कम खर्च में बांध बनाकर हम पानी को जमा कर सकते हैं। छत पर टंकी बनाकर, जो वर्षा का पानी होता है उसको भी हम लोग जमा कर सकते हैं टंकी बनाकर। तालाब का जो गहराई है, उसको, गहराई को, जब गर्मी में तालाब सूखने लगता है, उसकी गहराई को और बढ़ा देंगे तो उसमें पानी जो है अधिक जमा हो जाएगा। और वर्षा को, पानी को जमा करने के लिए ज़मीन में बड़ी बड़ी टंकियाँ बना देंगे और उस टंकी में पानी को ढक के रखेंगे। वो तो पीने का पानी उपयोग कम में आएगा, लेकिन कपड़ा धोने, पशु को नहलाने, इन सब काम में हम उन जल का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसका संग्रह कर सकते हैं। जल का अगर हम सही उपयोग करें तो हम काफ़ी हद तक जल को बचा सकते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि बहुत से देश ऐसे हैं जहां जल की काफ़ी असुविधा हो गई है, काफ़ी मुश्किल में वो देश चल रहे हैं। अब इसके बाद हमें जानना है भोजन के बारे में। तो हमें भोजन कहाँ से मिलता है, भोजन का स्रोत क्या है, ये जानना है।
तो भोजन का कई स्रोत हैं, उसमें कुछ के बारे में दिया गया है। पहला है फसल उत्पादन। तो फसल में अनाज है, अनाज में धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब है। कुछ अनाज है जिसे हम खेतों में उगाते हैं, ये हमारा प्रधान भोजन है। दाल है, कई प्रकार के दाल, चना, मटर, मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, ये सब कुछ दाल है जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। बहुत से ऐसे तेल के बीज हैं जिनसे तेल निकलता है, उसमें सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, नारियल, सूरजमुखी इत्यादि हैं। इनका खेती करते हैं, इनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के मसाले हैं, धनिया, जीरा, मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला इत्यादि जो मसाले हैं, इनका भी हम खेती करते हैं। जो हमारा हम मसाले जो हैं ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते भी हैं। दूसरा तरीका है बागानी कृषि, जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बागानी कृषि में क्या है कि इसमें वैज्ञानिक तरीके से हम फल और सब्जियों की खेती करते हैं। प्राचीन तो तरीके खेती के थे ही, लेकिन इस तरीके में करने से हम अधिक मात्रा में फलों को और सब्जियों को उगाते हैं। तो इस विधि को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। संतरा, सेब, लीची, केला, सब्जी, कई प्रकार की सब्जियां हैं, गोभी है, आलू है, ये सब सब्जियां, बैगन है, इसके अलावा मशरूम है। इन सब सब्जियों को भी हम उगाते हैं, इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इससे भी हमारा खाद्य समस्या दूर होता है। इसके अलावा पशुपालन है। तो पशुपालन में हम लोग दूध, मांस, अंडा इत्यादि के लिए पशुओं को पालते हैं। छोटे पशु, बड़े पशुओं को पालते हैं। कुछ पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी। गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, दूध बकरी से ही मिलता है। और कुछ पशुओं को लोग मांस के लिए भी पालते हैं, बकरा है और उसको मांस के लिए पालते हैं। इसके अलावा अंडा के लिए मुर्गी, बतख, हंस को हम लोग पालते हैं, जिससे हमें अंडा का प्राप्त होता है। तो ये है पशुपालन। तो पशु पालने के लिए हम जिस जगह पशु को पालते हैं उसकी सफाई भी हमें बहुत ज़रूरी है। उसको पशु को बढ़िया से रखने पर हमारा जो पशु के उत्पाद हैं, दूध है, ये अधिक मात्रा में मिलेगी। इसके बाद है मत्स्य पालन, मछली वाला फिशरी। इसमें मीठे जल, हम नदी तालाब में भी मछलियों को पालते हैं। रोहू कतला है, रोहू कतला मछली जो है, इसको मीठे जल वाला मछली सब है। समुद्र की भी मछलियां को भी लोग पालते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले भाग हैं। इसके अलावा केकड़ा, चिंगड़ी, घोंगा इत्यादि भी लोग पालते हैं। ये भी बहुत से लोग खाते हैं, ये भी हमारा भोजन का स्रोत है। और है ये वैकल्पिक खाद्य स्रोत। ये तो हमारा सब सामान्य सब था। इसके अलावा अब जो अनाज की कमी होती जा रही है, आबादी भी बढ़ती रही है, तो इसे देखते हुए हमें कुछ वैकल्पिक खाद्य स्रोत को भी जानकर रखना आवश्यक है। इससे भी हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इत्यादि विटामिन मिलता रहता है। जैसे उसमें शहद है, मधु, सहजन है, ड्रमस्टिक, ब्रोकली, काले, एवोकाडो, मशरूम, ये सब भी कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें अधिक मात्रा में भोजन मिल जाता है और ये पोषक तत्व भी हमें मिलता है। तो ये था हमारा भोजन के बारे में। अब अंत में आएंगे हम ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा पहले हम जान चुके हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और हमें समस्त कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमें यहाँ जानना है कुछ ऊर्जा के स्रोत। ऐसे हम जानते हैं कि ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य ही है। सूर्य ऊर्जा को प्राप्त कर पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो उसमें अपना ऊर्जा जमा रखते हैं और उनको हमें खाकर हमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जितने प्राणी हैं सभी को ऊर्जा प्राप्त पौधों से ही होती है। ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये 3 प्रकार के हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, इसको एक बार हम यूज कर लिए, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये खत्म हो जाता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, ये सब क्या है कि ये सब यूज करते करते अब कुछ दिन समय ऐसा आएगा कि ये सब पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा, तो फिर से इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है नवीकरणीय, रिन्यूएबल, इसको ये हमको प्रकृति से मिलता है, इसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल की सहायता से जल विद्युत, सूर्य का सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जैव गैस जो है, इन सबों को हम बार बार पा सकते हैं क्योंकि ये रिन्यूएबल है, ये खत्म होने वाली नहीं है।
और परमाणु ऊर्जा जो यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। ये 3 ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का उपयोग तो सभी को पता है, इसका हम लोग घरेलू उपयोग करते हैं। पंखा है, बत्ती बल्ब है, टीवी, एयर कंडीशन है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रो ओवन है। इस तरह घरेलू काम अनेक प्रकार के हैं। आयरन है, जो हम लोग कपड़ा आयरन करते हैं। ये सब लोग घर में अपना बाल सुखाने का भी यूज़ करते हैं। और जो ड्रायर हैं, ये सब भी हम लोग घरेलू में उपयोग करते हैं। इन सब में बिजली का उपयोग होता है। यातायात के साधनों के लिए हम लोग ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, बाइक इत्यादि का उपयोग करते हैं। ये भी, इसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। आजकल ऊर्जा का दुरुपयोग अधिक होता है। हमें पता है कि ये ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है, इसका अधिक उपयोग होता है। हम लोग कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन पर डिपेंड करते हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। कपड़ों को हम हाथ से भी धो सकते हैं। एयर कंडीशन का उपयोग करते हैं, हम चाहें तो इसका उपयोग बहुत कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ओवन है, खाना गर्म करने या खाना पकाने के लिए, केक बनाने के लिए इसका भी उपयोग करते हैं। ये सब दुरुपयोग ही है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का उपयोग करते हैं, ये भी बहुत आवश्यक नहीं था। और बिना ज़रूरत के हम पंखा, बत्ती का उपयोग करते रहते हैं, उसके ऑफ भी नहीं करते हैं, इससे हमारा ऊर्जा खर्च होता है। आयरन का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग कहीं आने जाने के लिए साधन का उपयोग करते हैं, उससे उस समय में साइकिल का उपयोग करें तो हमारा ऊर्जा का बचत होगा। और अंत में है एनर्जी कंजर्वेशन इन डेली लाइफ। हम अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। अगर हमारा बड़ा परिवार है तो हम हॉल में बैठकर एक ही टीवी से सब लोग प्रोग्राम देख लें, तो इससे हमारा कई टीवी चलने से बच जाएगा और हमारा ऊर्जा बचेगा। यातायात के लिए हम प्राइवेट वाहन का प्रयोग न करके पब्लिक बस का, ट्रेन का प्रयोग करेंगे, इससे भी ऊर्जा बचेगा। नहाने के लिए जो गीजर का, ठंडा के समय गीजर का उपयोग किया जाता है, उसका भी हम उपयोग हमें कम करना चाहिए। अनावश्यक विद्युत उपकरण का उपयोग पहले बता चुके हैं, बिना मतलब का पंखा, बत्ती का जलाना, कोई टीवी देखे ना देखे टीवी का चलना, पंखा चलना, ये सब है। एसी का चलना बिना मतलब का, इससे भी ऊर्जा हमारा अधिक खर्च होता है। अगर हम कुकर में खाना पकाएंगे तो खाना जल्दी भी पकेगा और हमारा ईंधन कम लगेगा। अगर तंदूर में सामूहिक हम तंदूर रोटी बना लेते हैं तो उसमें भी एक ही चूल्हा में अनेक लोगों का खाना बन सकता है। अगर जॉइंट फैमिली में एक साथ खाना बने तो एक साथ खाना बनने से भी हमारा ऊर्जा अधिक बचेगा। इसके अलावा अगर हम खाना बनाने के पहले दाल या चावल को भिगो कर पहले से रख दें तो इससे भी हमारा उसको पकने में समय कम लगता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। तो ये सब था हमारा ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का जो स्रोत है ये 3 प्रकार का है। ये है नॉन रिन्यूएबल, कोयला, पेट्रोल, डीजल। रिन्यूएबल, इसमें जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव गैस इत्यादि है। और एटॉमिक है, जो यूरेनियम के विखंडन से ऊर्जा बनाया जाता है। इस प्रकार के कई प्रकार के घरेलू उपयोग हैं। यातायात में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल ऊर्जा का हम लोग बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भविष्य में हमें ऊर्जा का संकट का सामना करना पड़ेगा। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए और जितना हो सके ऊर्जा का बचा के रखें, यही हमारे लिए अच्छी होगी।